गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे बायो का जो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 को आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारी एनसीईआरटी का बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका आज हम कंप्लीट करने वाले थे। उस चैप्टर का जो नेम है वो है दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 6 को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है वो पसंद आएगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट्स मीन जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का मीन अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है दोस्तों हेरिडिटी से रिलेटेड। आनुवांशिकता आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आनुवांशिकता से रिलेटेड। ठीक है, आनुवांशिकता की सबसे पहले यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है दोस्तों हमारे यहाँ पे हेरिडिटी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता की बात करेंगे दोस्तों। तो आनुवांशिकता क्या है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो आनुवांशिकता के बारे में कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर। जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है, हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन के अंदर जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों हेरिडिटी, आनुवांशिकता बोलते हैं। जो आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी होगी आई थिंक, और आपने 11th के अंदर अगर है तो आपने आई होप वहां पे पढ़ा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी में क्या होता है दोस्तों कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, डीएनए कहां जाता है, अनोदर जनरेशन के अंदर जाता है, दूसरी जनरेशन, इट्स मीन दूसरी पीढ़ी के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे पेरेंट्स हैं, और हमारे पेरेंट्स से कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं वो निकल कर कहां आए हैं, हमारे अंदर आए हैं। तो उसको हम बात करेंगे दोस्तों, वो होती है आपकी हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी के बाद बेसिस पर यहाँ पे हम दोस्तों एक नंबर में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेरिडिटी की इकाई क्या है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की इकाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आनुवांशिकता की इकाई होती है वो होती है दोस्तों आपकी जीन। क्या होती है दोस्तों, जीन होती है। और जीन का आपको पता है दोस्तों, जीन क्या होती है, जीन आपका डीएनए का सबसे छोटा पार्ट है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ जीन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ डीएनए। वो क्या होता है दोस्तों, आपका जीन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर काफी बार क्या होता है, काफी बार कई स्टूडेंटों को इसमें प्रॉब्लम आती है, उनको यही नहीं पता होता कि जीन क्या है और डीएनए क्या है। तो जीन क्या होता है और डीएनए में अगर हल्का सा डिफरेंस देखें हम तो क्या है बेटा, जो डीएनए होता है, डीएनए आपका क्या है, डीएनए एक स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है दोस्तों, एक स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम जीन की बात करें तो जीन एक क्या होता है, कारक होता है जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, जो लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इट्स मीन अगर आपने एक इस चैप्टर में या इससे अदर चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपने एक फॉर्मेशन पढ़ा होगा बेटा, डीएनए होता है, डीएनए का क्या करते हैं, डीएनए से बनाते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है दोस्तों प्रोटीन। तो यहां पे जो ये प्रोसेस होता है, ये इस प्रोसेस को हम यहां पे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पे जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नेम होता है दोस्तों ट्रांसलेशन। तो इट्स मीन कहने का मतलब क्या है, डीएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं। डीएनए से क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोटीन बना रहे हैं। पहले क्या होगा, डीएनए कन्वर्ट होगा किसमें, एमआरएनए में। ठीक है, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो अब ये जो प्रोटीन बनाने का काम है ना, मेनली ये जो काम होता है ये होता है बेटा जीन का। जो प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है, जीन का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जीन किसका फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि डीएनए क्या है, डीएनए एक स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होती है। और जो जीन है, जीन को ही हम क्या मानते हैं, डीएनए का सबसे छोटा पार्ट। डीएनए का सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या है, वो जीन ही कहलाता है एक प्रकार से। लेकिन काफी बार एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए होता है और आपके पास दूसरी क्या चीज है बेटा, जीन है। ठीक है, तो जितनी भी जीन है वो सभी डीएनए की बनी होती है। जितना भी जीन है, जीन को जो भी हम जीन की बात करेंगे उस जीन को हम क्या कह सकते हैं, डीएनए कह सकते हैं। जबकि सारे के सारे डीएनए को हम जीन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जीन उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आता है। जबकि डीएनए है, डीएनए के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते। ओनली प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए करता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों जीन और डीएनए में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम पॉइंट की तरफ चलते हैं आगे।
तो देखो यहाँ पे काफी बार हमसे पूछा जाता है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है दोस्तों? आनुवंशिकता की जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो आपकी जीन होगी। जीन क्यों होगी अभी मैंने बताया, क्योंकि जीन क्या होती है? जीन आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आती है, इसलिए इसको आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद काफी बार आपसे एक नंबर में क्वेश्चन है जो पुटअप कर लिया जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो आनुवंशिक पदार्थ की अगर हम बात करें, आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या होता है, वो होता है दोस्तों आपका डीएनए और आरएनए, दोनों होते हैं। काफी बच्चे क्या कहते हैं, काफी बच्चे कहते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। नहीं भाई, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, कि डिपेंड करता है वो किस किस में है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो वायरस होते हैं, वायरस के अंदर जो आरएनए है वो मेनली क्या होता है, मेनली आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, वो आपका डीएनए होता है। तो आई होप आपको यहां तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों डीएनए के बारे में। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, जो हमारा मेनली इस चैप्टर का टॉपिक है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक की, तो वो है दोस्तों आपका डीएनए। तो डीएनए के बारे में हम इसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे, डीएनए क्या बनता कैसे है, डीएनए होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में देखो बेटा, जो डीएनए होता है आपका, डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो डीएनए है, डीएनए को क्या माना गया है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है बेटा, डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। अब हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, काफी बच्चे बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं है न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बेटा, जिसमें क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट्स मीन जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। सूचनाओं को एक स्थान से, मैंने बताया था ना, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो डीएनए होता है। तो डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो डीएनए जेनेटिक, डीएनए है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, जो जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिनमें क्या होती है बेटा, आनुवंशिक सूचनाएं होती है, वो आपका क्या होगा, वो आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। इसके बाद एक पॉइंट और आता है बेटा, यहां पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि द डीएनए इज, जो डीएनए होता है, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला है बेटा, लाइन देखो, लाइन को पकड़ो, क्या है, डीएनए इज ए पॉलीमर। क्या बोला है बेटा, पॉलीमर बोला है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक। डीएनए क्या होता है, बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब मेन हमें दो ही कंटेंट पकड़ने, एक तो पॉलीमर, आपको पता है बेटा, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो पॉलीमर क्या होता है। मेन चीज जो हमें पकड़नी है वो क्या है बेटा, वो पकड़नी है यहाँ से न्यूक्लियोटाइड। क्या है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका पॉलीमर है, बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब मेन हमें ये बात करनी है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले बेटा। देखो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड से अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियोटाइड है जो आपका, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है बेटा। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका है न्यूक्लियोटाइड, ये आपका बेटा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। और वो तीन चीजें कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो, तीन चीजें होती है इसके अंदर। तीन चीजें कौन कौन सी है वो, तो एक होता है बेटा फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप। और सेकंड होता है दोस्तों आपका यहाँ पे शुगर। और थर्ड होता है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे तीन पार्ट है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के। जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन है वो तीन चीजों से हुआ है। तीन चीजें कौन कौन सी है, फर्स्ट है बेटा आपका फोस्फेट ग्रुप, सेकंड है आपका शुगर, और थर्ड है आपका बेटा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तीन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो तीन चीजों से इनका किसका फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और एक लंबी संरचना बना लेंगे, जिसको हमने नाम दिया है बेटा डीएनए नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये फोस्फेट ग्रुप है। अब फोस्फेट ग्रुप में क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप में आपके पास बेटा H3PO4 प्रेजेंस होता है, H3PO4 होता है। और शुगर में यहां पे बेटा पेंटोस शुगर होती है। अब पेंटोस शुगर का मीन क्या है, अरे पेंटोस शुगर का मीन है भाई जिसके अंदर क्या है, 5 कार्बन प्रेजेंस होते हैं।
जिसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट हो, 5 कार्बन। अगर 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगी, हेक्सोस शुगर। ग्लूकोज का नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होने वाली है। तो पहले इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट में इसके देखो न्यूक्लियोटाइड्स के कितने पार्ट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर बना है, एक फॉस्फेट ग्रुप, सेकंड आपका शुगर और तीसरी चीज है बेटा आपका नाइट्रोजन बेस, 3 चीजों से मिलकर बना है। तो अब बेटा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप की। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है आपका, जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप आपका यहाँ पे H3PO4 है, जिसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपने केमिस्ट्री में भी ये स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये बेटा स्ट्रक्चर है जो किसकी है, ये फॉस्फेट ग्रुप की है। ये स्ट्रक्चर है जो किसकी है, फॉस्फेट ग्रुप की है। इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगा नाइट्रोजन बेस की। शुगर थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको पीछे लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो बेटा नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन जो बेस है वो कितने टाइप के हैं, वो 2 टाइप के हैं। तो 2 टाइप के कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है वो देखो। एक होता है बेटा आपका प्यूरिन्स, एक क्या होता है आपका, एक होता है प्यूरिन्स, प्यूरिन्स, और दूसरा होता है बेटा आपका पायरिमिडिन्स। 2 प्रकार के आपके क्या है नाइट्रोजन बेस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, फर्स्ट वन इज द प्यूरिन एंड अनदर इज पायरिमिडिन्स, ठीक है। 2 प्रकार के आपके क्या है नाइट्रोजन बेस है। अब प्यूरिन और पायरिमिडिन्स क्या है, आपने बेटा बहुत बार, मैं आपको डीएनए काफी बार पढ़ा चुका हूं, तो आपने देखा होगा कि प्यूरिन है जो आपका, ठीक है, एक क्या होता है प्यूरिन और एक है पायरिमिडिन। तो प्यूरिन की अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन में आता है बेटा आपका ए और जी, ए और जी। ए और जी का मतलब है बेटा एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि अगर मैं बात करूं पायरिमिडिन की, तो पायरिमिडिन में आता है बेटा आपका टी, सी एंड यू। यू का मतलब क्या है बेटा, यू का मतलब है यहाँ पे यूरेसिल, और यूरेसिल ओनली ऑन प्रेजेंस होता है बेटा आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब थाइमिन, और सी का मतलब क्या है बेटा साइटोसिन, और यू का मतलब क्या है बेटा यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। अब बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये प्यूरिन है या प्रीमिडिन्स है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इनको हम क्या नाम है अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो बेटा किस तरीके से डिफरेंस करेंगे इनको हम। यहाँ पे हमारे पास प्यूरिन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पायरिमिडिन्स है, ठीक है। तो इनको वलय के आधार पर हम बेटा इनको वलय के बेसिस पर हम इनको कम, तो जो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन के अंदर क्या होती है बेटा, सिंगल रिंग प्रेजेंस होती है, ओनली ऑन सिंगल रिंग प्रेजेंस होती है पायरिमिडिन के अंदर, और प्यूरिन्स के अंदर बेटा आपकी डबल रिंग प्रेजेंस होती है, इस तरीके से। तो आप इजी वे में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा प्यूरिन है और कौन सा क्या है बेटा आपका पायरिमिडिन है। आई होप आपको ये भी पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से। H3PO4 होता है, शुगर होती है इसमें, शुगर कौन सी शुगर होती है, पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में पेंटोस शुगर का मीन क्या है बेटा, जिनके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंस हो। तीसरी चीज क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। नाइट्रोजन बेस मैंने आपको दोनों करा दिए हैं, फॉस्फेट ग्रुप आपको कंप्लीट करा दिया है। लास्ट जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है बेटा शुगर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद में शुगर को कराने वाला हूं अभी आपसे। हाँ बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे शुगर की। तो शुगर देखते हैं हम, शुगर कौन सी होती है, यहाँ पे शुगर की बात कर रहे हैं हम। तो आपको मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कौन सी शुगर होती है, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बेटा पेंटोस शुगर प्रेजेंस होती है, पेंटोस शुगर। व्हाट इज पेंटोस शुगर, अरे जिसके अंदर क्या है बेटा 5 कार्बन प्रेजेंस हो, 5 कार्बन प्रेजेंस होते हैं, वो आपकी क्या है बेटा, वो आपकी पेंटोस शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन प्रेजेंस हो। तो अब क्या है बेटा, जो पेंटोस शुगर है ना वो 2 टाइप्स की है आपकी। कितने टाइप के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोस शुगर। जो पेंटोस शुगर है वो कितने टाइप के, 2 टाइप की होती है। तो फर्स्ट में आता है बेटा आपका राइबोज, राइबोज शुगर। फर्स्ट होता है आपका राइबोज शुगर, और सेकंड होता है दोस्तों आपका यहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर। टू टाइप के यहाँ पे क्या है शुगर्स होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर।
जो राइबोज शुगर है ये बेटा ओनली ऑन आरएनए के अंदर प्रेजेंस होती है, जबकि अगर मैं बात करूं बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर तो ये प्रेजेंस होती है बेटा डीएनए के अंदर। ठीक है, ये डीएनए के अंदर होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस होता है बेटा इनकी स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो बेटा कैसे किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इनकी। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर बनानी पड़ेगी यहां पे। ठीक है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है और इस पेंटोज शुगर में यहां पे OH H H OH ठीक है बेटा, जो ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ये आपकी बेटा राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। बिकॉज बेटा इसमें देखो नंबर ऑफ सेकंड कार्बन है, जो आपका जो नंबर ऑफ सेकंड कार्बन है उसमें यहां पर क्या है बेटा, उसमें यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो प्रेजेंस होता है, तो वो आ जाती है बेटा राइबोज शुगर में। अगर मैं बात करूं बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर की, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर में देखो यहां पे क्या किस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, वही आपका पेंटोज शुगर होगा, यहां पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है बेटा। OH H H ये वाला देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर आपकी बेटा डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब ऐसा क्यों है, डीऑक्सी क्यों है? क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहां पर क्या है, जो नंबर ऑफ सेकंड कार्बन है आपका, नंबर ऑफ सेकंड कार्बन में यहां पे क्या है OH प्रेजेंस है, जबकि यहां पे जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की कमी होती है बेटा। सीधी सी बात है, डीऑक्सी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे, और यहां पे जो राइबोज शुगर है उसमें यहां पे क्या होगा, OH जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंस होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। ये डीएनए में होती है, ये किसमें होती है बेटा, आरएनए में होती है। तो तीनों चीजें बताया मैंने बेटा आपको कि फर्स्ट में क्या फॉस्फेट ग्रुप था, फॉस्फेट ग्रुप कौन सा था, H3PO4 प्रेजेंस होता है, H3PO4। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस आपके टू टाइप के थे, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन आपका A और G आ जाएंगे, और पायरिमिडिन में बेटा आपके T U और C आ जाएगा। ठीक है, ये इन चीजों के बारे में बात की थी। तो ये तीनों चीजें मिलकर, ये वाली तीनों चीजें जो मिलती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर क्या करती है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। क्या बनाती है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। हम अभी चलते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की तरफ। हाँ तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर की, कि डीएनए बनता कैसे है। तो हमारे पास देखो बेटा तीन चीजों से मिलकर हमने बताया था कि डीएनए बनता है। उसके लिए नाइट्रोजन बेस चाहिए, शुगर चाहिए, और एक आपका क्या चाहिए, उसके लिए बेटा आपको फॉस्फेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। तो तीनों चीजों को हम अगर कॉम्बिनेशन कर देंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, वो आपका बेटा बनाएंगे वहां पे डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाने का काम करेंगे। तो देखो बेटा किस तरीके से आपके पास, सपोज करो बेटा यहां पे ये क्या है, ये आपके पास यहां पे एक शुगर है, डीएनए बना रहे तो यहां पे ध्यान रखना हमेशा क्या है, HH रहेगा। ठीक है, ये यहां पे बेटा H, ये OH, इधर CH2OH और इधर H। ये क्या है बेटा, हमारे पास एक राइबोज शुगर है जिसको हमने बोला डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस होगा इस तरीके से। ठीक है, यहां से ये प्रेजेंस होगा। इसके बाद यहां पे नेक्स्ट हमारे पास एक फिर से पेंटोज शुगर होगी। इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेटा अब क्या करेंगे, यहां से देखो, यहां से हम बात करते हैं, यहां पे आपके देख रहे हैं नंबर ऑफ थर्ड कार्बन है, इस पे यहां से देखते हैं, यहां से क्या होगा बेटा, OH और H है, जो यहां से OH और H, यहां से क्या करेंगे, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और यहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम बेटा नेम देते हैं यहां पे ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा, इसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और सेम टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपकी देखो बेटा यहां से क्रिएट होगी।
ये दिख रहा है ये OH और यहाँ पे ये H, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल है जो निकल जाएगा यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको भी हमने क्या बोला है, ईस्टर बॉन्ड बोला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये देखो फॉस्फोरस और ग्लूटान, तो इस ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है आपका, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपको पता होना चाहिए क्या क्या जुड़े होते हैं इनके साथ, ये नाइट्रोजन क्षारक, जैसे A जुड़ गया यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे सपोज करो T जुड़ गया, तो ये क्या है, नाइट्रोजन क्षारक है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये वाली यहाँ तक की स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस, उसके बाद शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा क्या, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जुड़ते जाएंगे नीचे तक और एक लंबा स्ट्रैंड बना लेंगे, और सेम आपका दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है बेटा डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित संरचना है। इस तरीके से आपने सुना है ना डीएनए के बारे में, देखो इस तरीके से इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो ये एक स्ट्रैंड है, ये कौन सा है, दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो ये भी आपका आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। तो आज का ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, आपको समझ आया होगा ये वो भी टॉपिक। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ तो बेटा इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ जर्नल कंटेंट्स की। यहाँ पे कुछ जर्नल कंटेंट्स और जर्नल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं, कुछ साइंटिस्टों के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में से स्टेबल कौन है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा डीएनए है जो क्या है, ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए डीएनए होता है वो कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि आरएनए कैसा होता है बेटा, कम स्टेबल। ये हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बेटा स्ट्रक्चर बताई थी, राइबोस शुगर प्रेजेंस है इसमें, और राइबोस शुगर में जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर बेटा क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंस होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंस होता है, OH ग्रुप। और OH ग्रुप क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, जो हाईली कह सकते हैं हम कि हाईली रिएक्शन होती है जो आपकी, जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक और रिएक्शंस पढ़ी होंगी उनके बारे में, तो वहां पे उस कंसेप्ट को लगाकर हम कह सकते हैं कि OH है, OH प्रेजेंस है, इस वजह से ये क्या है, कम रिएक्टिव, सॉरी हाईली रिएक्टिव है, और ये कैसा है, कम रिएक्टिव है। तो ये स्टेबल होगा, ये कैसा होगा, कम स्टेबल होगा। क्लियर यहां तक। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद सबसे पहले जो डीएनए की डिस्कवरी की थी वो की थी बेटा फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी, और इन्होंने डीएनए का नाम है जो न्यूक्लिन दिया था। जो सबसे पहले डीएनए का नेम था वो क्या था, न्यूक्लिन नेम था। डीएनए नहीं था, क्या नाम था, न्यूक्लिन नेम दिया था, किसने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट साइंटिस्ट आया आपके वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड दूसरे क्या थे बेटा आपके, क्रिक थे। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और इन्होंने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डीएनए बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसी स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम है बेटा चारगाफ। ठीक है, चारगाफ ने अपना लॉ दिया जिसको हम चारगाफ लॉ भी बोलते हैं। चारगाफ ने क्या कहा था, चारगाफ ने बेटा नाइट्रोजन बेस के ऊपर है जो अपना लॉ दिया था, अपना नियम दिया था नाइट्रोजन बेस के ऊपर। इन्होंने ये कहा था बेटा कि A और G, A प्लस G, और उसके साथ बेटा आपका यहां पे C प्लस T, ठीक है, इनका अनुपात है जो कैसा रहता है बेटा, समान रहता है। इनका अनुपात कैसा रहता है बेटा, समान रहता है। इट्स मीन इसको अगर हम समझने की दृष्टि से देखें तो हमेशा याद रखना बेटा A प्लस T और G प्लस C, A प्लस T और G प्लस C हमेशा कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, A प्लस T बराबर रहेंगे हमेशा, A और T हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर। अगर A 5 है तो T भी कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। अगर G 5 है तो C भी कितने होंगे बेटा, 5 होंगे। लेकिन आपस में ये क्या है, अगर इनके बात इस तरीके से मैं बात करता हूं बेटा, इस तरीके से यहां से, तो ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। हमेशा बात किसकी हो रही है बेटा, बात हो रही है आपके किसकी, A और T की। A और T बराबर है और उसके साथ क्या बेटा, G प्लस C है, जो ये क्या है, ये हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये था चारगाफ का लॉ। इसी के बेसिस पर बेटा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है काफी बार
नीट में भी काफी बार पूछा गया है। 12th लेवल का स्टैंडर्ड का सवाल तो नहीं है, लेकिन नीट में काफी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन होता है, देखो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि आपके पास एक डीएनए है, ठीक है, और डीएनए में 60% क्या है, ग्वानिन प्रेजेंस है। सॉरी, डीएनए में 60% नहीं, हम यहां पे करेंगे इसमें डीएनए में बेटा यहां पे 30% ग्वानिन प्रेजेंस है। डीएनए में कितना परसेंट ग्वानिन है, 30% ग्वानिन है। तो बेटा हमें थायमिन का वैल्यू बताना, थायमिन कितने परसेंट होगा। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए G प्लस सी इज इक्वल टू होते हैं, बराबर होते हैं ये। तो यहां पे देखो बेटा ग्वानिन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ग्वानिन। जब ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी कितना होगा बेटा, 30% ही होगा। तो इट्स मीन 30 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, 60% क्या हो गया, G प्लस सी हो गया, बचा कितना, 40%। तो 40% में से हम बात करें बेटा, तो 40% में से 20% आपका क्या हो जाएगा, एडेनिन, और 20% क्या हो जाएगा, थायमिन। तो थायमिन का जो वैल्यू है, वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे T इज इक्वल टू 20%। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लो आप, नेक्स्ट टॉपिक पर फिर चलते हैं।